तो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर डिफाइंड है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम डिफाइंड है। तो इसको भी रूल्स से समझना है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट द नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। तो हम लोग रूल्स पहले वन बाय वन लिखेंगे। तो देखो, पहले तो सबसे पहले एटॉर्निक का रूल फॉलो करा जाता है। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन में हम कभी भी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे और फिर एनाइन लिखेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप स्टेटमेंट में लिखते जाओ, मैं केवल कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंपल रूल जानते हो, हमेशा हम लोग कैटाइन पहले पढ़ते हैं, एनाइन बाद में पढ़ते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं NaCl, तो पहले कैटाइन फिर एनाइन, सोडियम क्लोराइड। लेड एसीटेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि हम हमेशा कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं और एनाइन का नाम बाद में लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करा जाएगा। जहाँ पे कैटाइन और एनाइन नहीं होगा उसके रूल अभी लास्ट में बताऊंगा, बट पहले सबसे पहले केस से स्टार्ट करना है, क्योंकि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटाइन एनाइन कॉम्बिनेशन मिलेगा। केवल एक ही कैटेगरी थी जहाँ पे न्यूट्रल केस मिल रहा था, तो उसको छोड़ देते हैं। तो द प्रोसीजर इज कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा होगा तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले कैटाइन लिखेंगे, बाद में एनाइन लिखेंगे, ऑलवेज। सेकेंड रूल इज कि अब हमारे पास कैटाइन या एनाइन में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है। अगर वो नॉर्मल कैटाइन नॉर्मल एनाइन है तो जैसे इनऑर्गेनिक में नाम लिखा जाता है वैसे ही वील राइट द नेम। इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन देन वील फॉलो डिफरेंट रूल। तो अगर हमारे रूल नंबर 2 में लिख रहे हैं हम लोग, तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स आयन, तो पहले मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो अगर कैटाइन और एनाइन में से कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है या दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के नेम के लिए व्हाट विल फॉलो प्रोसीजर इन दिस विल फॉलो अ सीक्वेंस, फर्स्ट लिगेंड, then central metal atom. So in a nomenclature of a complex ion, the sequence should be first name of ligand, then name of central atom, and then oxidation number. Then oxidation number of central atom, then oxidation number of central atom in Roman numbers. ऑब्वियसली जीरो आएगा तो जीरो जीरो की तरह लिखेंगे, बिकॉज रोमन्स को जीरो नहीं पता था, तो अपना इंडियन सेटअप चलेगा उसमें। लेकिन अगर जीरो के अलावा कोई भी ऑक्सीजन स्टेट आएगी तो विल राइट इट इन रोमन नंबर्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का नॉमेनक्लेचर नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड आउट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिगैंड, देन अ सेंट्रल एटम, एंड देन इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट टू इन रोमन नंबर्स। नाउ फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगैंड देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। लिगेंड हमारा या तो कैटाइनिक होगा या एनाइनिक होगा या न्यूट्रल होगा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हमारा एनाइन लिगेंड जो है वो एनाइनिक है, तो एनाइनिक लिगेंड के केस में हम लोग ओ सफिक्स ऐड कर देते हैं। सो इन केस ऑफ एनाइनिक लिगेंड वी विल ऐड ओ सफिक्स बाय रिमूविंग ई या एनी वॉवेल जो लास्ट में मिलेगा, तो वो वॉवेल हटा के हम लोग लास्ट में ओ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ओ सफिक्स बाय रिमूविंग ई लिख सकते हो आप, अगर है, और अगर नहीं है तो सीधे ओ सफिक्स लगाना है। जैसे एग्जाम्पल से समझना है तो जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस इज क्लोराइड, तो ई हटा के क्लोराइड हो। बी वेरी केयरफुल, क्लोरो नहीं लिखना है। क्लोरो ओल्ड कन्वेंशन था, अब नहीं फॉलो करते, सो इट इज क्लोराइडो। जैसे हमारे पास NO2 माइनस है तो दिस इज नाइट्राइट, विल राइट नाइट्राइटो। लेट अस से वी हैव SO4 2 माइनस, दिस इज सल्फेट, विल राइट सल्फेटो। So while writing the nomenclature of anionic ligand, what we'll do, we'll add O suffix. सफिक्स का मतलब समझते हो ना, लास्ट में जो ऐड कर रहे हैं, सो ओ सफिक्स, और ई नॉर्मली रिमूव कर देते हैं, या कोई भी वॉवेल अगर लास्ट में आ रहा हो तो कॉमनली हम लोग इंग्लिश लिखते टाइम दो वॉवेल्स एक साथ नहीं लिखते, तो एक वॉवेल आप हटा देंगे। मोस्टली ई मिलेगा तो ई हटा के ओ लिख देना है, बाकी नेम में कोई चेंज नहीं करना होता है। बी केयरफुल, इसको क्लोराइडो को क्लोरो नहीं लिखना है, नाइट्राइटो को नाइट्रो नहीं लिखना है, सल्फेटो, समझ रहा है ना, जो भी है एक्चुअल नेम उसी में बस ई और लास्ट वाला वॉवेल या ई हटा के ओ जोड़ देना होता है। सो दिस कंफर्म्स दैट यू आर राइटिंग अबाउट एनाइनिक लिगेंड। जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो लिखेंगे, साइनो मत लिखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
अमाइडाइन है तो अमाइडो लिखेंगे, मतलब कोई भी एनाइनिक लिगेंड है। अभी उसकी लिस्ट आप चाहो तो जितने टाइप के लिगेंड्स हैं उनके लिए भी बाद में इसको लिस्ट आउट कर लेंगे। तो लॉजिक है इसकी, कोई पहले रूल सब एक साथ लिख रहा हूँ, फिर जो भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी लास्ट में लिखेंगे, ताकि आप पहले एक बार अपने दिमाग में सारे रूल सीक्वेंस से सेट कर पाओ। तो पहला प्रोटोकॉल हुआ कैटायन फिर एनायन। दूसरे स्टेप में कैटायन या एनायन में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन को सीक्वेंस क्या होगी, लिगेंड, सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीडेशन नंबर विल राइट इन रोमन नंबर्स। वो भी आ रहा है उस सीक्वेंस में। तो पहले हमें लिगेंड टैकल करना है। लिगेंड के केस में अगर एनायनिक लिगेंड हुआ तो विल ऐड ओ सफिक्स। मैंने एग्जांपल समझाया आपको, इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल वर्कआउट करेगा आपके लिए। दूसरा केस, अगर ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हुए, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर में कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज नेम लिखा जाता है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका नाम नेम एज इट इज फॉलो किया जाता है, जो भी उसका नॉमेनक्लेचर होता है, जो कॉमन नेम लोग लिखते हैं वो यूज करते हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर अमोनिया लिगेंड है हमारे पास, तो आपको पता है अगर उसको अमाइन लिखेंगे तो ये कंफ्यूज करेगा हमें अमाइंस के करके से, लाइक प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन जो हम लोग पढ़ते हैं उससे कंफ्यूज करेंगे। तो इसके नॉमेनक्लेचर में एक चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पर डबल एम लिखना शुरू कर देते हैं। फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अमोनिया वील यूज अमाइन, AMMINE। बी वेरी केयरफुल, बोर्ड्स में ये डबल एम जरूर चेक करा जाता है। अगर आप वहाँ उसको स्पेलिंग फॉल्ट नहीं बोल सकते, अगर ये गलती हो गई तो आपके नंबर चले गए। सेकेंड केस, अगर हम यहाँ पे वाटर लिखेंगे, तो वाटर के केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्वा, AQUA, या कभी कभी एक्वो भी लिखा मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइदर एक्वा और एक्वो, बोथ आर अलाउड। याद रखने के लिए आप एक्वाफिना याद रख सकते हो। एक्वाफिना वाटर बॉटल होती है ना, तो वो टर्म एक्वा यहीं से लिखा गया है। एक्वा इज फॉर वाटर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में वाटर को वाटर नहीं लिखा जाता है, एक्वा लिखते हैं। नेक्स्ट केस अगर लिखना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, इसको हम लोग लिखते हैं कार्बोनिल। एंड सिमिलरली इफ इट इज NO, then we write nitrosyl। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नेम नॉर्मली जो नेम होते हैं वही लिखे जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो जो ऑर्गेनिक IUPAC नेम है वो लिखेंगे। जैसे सपोज करो मिथाइल एमाइन है ना, तो CH3NH3 मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, जो भी है उसका जो भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑर्गेनिक में डिस्क्राइब्ड है वही लिख लेंगे। जो उसका स्टैंडर्ड नेम प्रिस्क्राइब्ड है वही डायरेक्ट लिखा जाएगा। 3-4 केसेस में वेरिएशन है वो मैंने बता दिया। अमोनिया के लिए अमाइन, उसमें डबल एम लिखना जरूरी है। वाटर के लिए एक्वा या एक्वा कुछ भी लिख सकते हैं, मोस्टली एक्वा प्रेफर किया जाता है। CO इज कार्बोनिल, NO इज नाइट्रोसिल। एंड द लास्ट केस, अगर हमारे पास एनाइनिक, अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि कैटाइनिक लिगेंड मिल जाए। तो अगर लिगेंड कैटाइनिक हुआ तो इसके सफिक्स में हम लोग IUM जोड़ देते हैं। तो थर्ड केस कैटाइनिक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड्स के केस में IUM सफिक्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NO प्लस था तो ये नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। अगर ये NH2NH3 प्लस था तो NH2NH2 हाइड्राजीन होता है। अब ये कैटाइनिक लिगेंड हो रहा है तो उसको हाइड्राजीनियम बोलेंगे। तो NH2NH2 इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के केस में बस IUM लास्ट में सफिक्स ऐड कर देना है, तो हाइड्राजीनियम। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो किसी भी लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में उसके सफिक्स को देख के आप बता सकते हो कि एनाइनिक लिगेंड होगा, कैटाइनिक लिगेंड होगा या न्यूट्रल लिगेंड होगा। मतलब अगर नॉमेनक्लेचर लिखे हुए हैं तो हम फॉर्मूले की तरफ भी जा सकते हैं, और फॉर्मूला के बिना तो हम नॉमेनक्लेचर की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए इसका स्टैंडर्ड रूल्स हैं। आप नॉमेनक्लेचर देख के ही पहचान लोगे कि वो किस टाइप का कंपाउंड है। एनाइनिक लिगेंड में O सफिक्स, कैटाइनिक लिगेंड में IUM सफिक्स, न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं। ध्यान रखने वाला केस अमाइन है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। अमोनिया के केस में AMMNE अमाइन लिखना होता है। वाटर के केस में एक्वा, कार्बोनिल, CO के केस में कार्बोनिल, और NO के केस में नाइट्रोसिल। ठीक है सर, ओके। अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स के केस में जो हम लोग ऑर्गेनिक के रूल फॉलो करते हैं वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ऑर्गेनिक में क्या रूल होता है, अगर एक लिगेंड होगा तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वही नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगले केस में यहीं पे लिख लो, फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स यूज डाई, ट्राई,
टेट्रा, अब ये तो आप ऑर्गेनिक से जानते हो तो उसको एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, समझ जा रहा हो ना। जैसे मान लो 2 क्लोराइड लिखेंगे तो डाइक्लोरो लिखेंगे, 3 क्लोराइड लिखेंगे तो ट्राइक्लोरो लिखेंगे। तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे जो भी नंबर रिक्वायर्ड होगा। फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा फॉर 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। आगे के नंबर्स आपको पता है, ऑर्गेनिक में आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, तो वही यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है। अगर लिगेंड का नेम कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो फिर 2 और 3 के लिए बिस ट्रिस टेट्रा केस टाइप यूज करते हैं। तो अगले केस में एक और चीज लिख लीजिए, इफ ligand name already contains डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, मतलब जैसे एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट है तो उसमें ऑलरेडी नाम में टेट्रा एसीटेट आ रहा है, तो डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, देन यूज बिस ट्रिस टेट्रा केस एंड सो ऑन फॉर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स होंगे तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करेंगे, और जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो उसमें 1, 2, 3 के लिए जो डाई ट्राई टेट्रा लिख रहे हैं वो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जब बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज़ कर रहे हैं तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए लेटर कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको पता होगा, और में आपने ऐसा यूज़ किया होगा। तो उसके केस में अगली लाइन में लिख लीजिए, इन केस ऑफ different ligands, in case of different ligands follow alphabetical order, follow alphabetical order। In case of different ligands follow alphabetical order। ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के केस में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो कुछ भी आप आगे जोड़ रहे हो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अगर बिस ट्रिस टेट्रा केस आगे यूज कर रहे हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब अगर बिस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट बी काउंट करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते टाइम बिस ट्रिस टेट्रा केस की वैल्यू होती है, डाई ट्राई टेट्रा का नहीं होता, जो लिगेंड नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर से चेक करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये हो गया लिगेंड्स का केस। इसके बाद रूल नंबर 4 में आएंगे, दिस इज फॉर सेंट्रल एटम। तो अगर लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया देन वी गो फॉर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के केस में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ कैटायन होता है तो उसका जो भी ग्रीक एंड लैटिन नेम होता है स्टैंडर्ड वही यूज करते हैं। तो अगला केस लिख रहे हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के नॉमेनक्लेचर में भी दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अगर हमारा सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ कैटायन होगा तो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और पार्ट ऑफ एनायन होता है तो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो पहले केस में सेंट्रल एटम अगर हमारे पास इफ पार्ट ऑफ कीटाइन, तो सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन लिख लो, या केटाइन मतलब आप समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स आयन का नॉमेनक्लेचर में यूज करना है। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन केटाइन केटाइनिक है तो उसमें अगर सेंट्रल एटम का नेम लिख रहे हैं तो उसका ओरिजिनल ग्रीक या लैटिन नेम यूज कर लिया जाता है। सो ग्रीक और लैटिन नेम जो भी डिफाइन है, सो जो भी ग्रीक एंड लैटिन नेम डिफाइन होता है उस सब्सटेंस के लिए वही लिख दिया जाता है। जैसे आयरन है तो फेरम लिखेंगे, लेड है तो प्लम्बम लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ एनाइन हुआ तो उसमें लास्ट में ATE सफिक्स जोड़ते हैं। तो दूसरा केस लिखेंगे यहीं पे,
if part of anion, if part of anion, तो ग्रीक एंड लैटिन नेम में, सो ग्रीक और लैटिन नेम में प्लस ATE suffix is added. ये पॉइंट समझ में आया? तो अगर हमारा नॉमेनक्लेचर सेंट्रल एटम का आप लिख रहे हैं, तो सेंट्रल एटम के नॉमेनक्लेचर में अगर हमारा कैटायन जो है, जो सेंट्रल एटम है वो कैटायन का पार्ट है, तो सिंपली ग्रीक एंड लैटिन नेम लिखा जाता है। और अगर ये पार्ट ऑफ एनायन हो गया तो उस केस में लास्ट में ATE सफिक्स ऐड कर देते हैं। सो ग्रीक और लैटिन नेम प्लस ATE सफिक्स इज एडेड। ठीक है, लास्ट में जैसे मान लो अगर हमारे पास K4FeCN6 है, तो आयरन देखो एनायन का पार्ट है, तो आप फेरेट लिखेंगे, फेरम नहीं लिखेंगे। तो कैटायन का पार्ट होगा तो एज इट इज नेम लिखेंगे, एनायन का पार्ट होगा तो सीधे सीधे 8 सफिक्स बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारा केस न्यूट्रल वाला केस हुआ, मतलब लिगेंड हमारा अगर मतलब जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन ही नहीं है, वो अगर केवल न्यूट्रल है, तो उसका नेम कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह लिखा जाता है। तो अपने रूल में देखो, in case of neutral complex, in case of neutral coordination compound, क्योंकि पहला अगर हमने, क्योंकि हमने तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए लिखा हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन ही नहीं है, मतलब कैटायन आयन का केस ही नहीं है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इन केस ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, in case of neutral coordination compound name it like a complex cation। यानी जो कॉम्प्लेक्स cation के रूल बताया बस वही एज इट इज फॉलो कर लेना है। सो name it like complex cation। ये पहले 5 स्टैंडर्ड रूल है जिनसे आपके बेसिक सवाल सब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ट्रिकी रूल्स भी हैं जो आपको उसके बाद सिखाऊंगा, बट पहले आपको सबसे पहले यही सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे के रूल्स इसके बाद इसी में ऐड कर देंगे। तो अभी जैसे देखो, सबसे पहले एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूँ, लेटेस्ट से वी हैव K4FeCN6। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो आप अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो आप ध्यान से देखो, स्टार्ट करो। सबसे पहले इसमें अगर हम इसको आयोनाइज करके लिखेंगे तो इट विल आयोनाइज एज 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। तो उसका कैटायन पोटेशियम है और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। सो इफ वी राइट द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट वी राइट पोटेशियम, क्योंकि पहले कैटायन लिखना होता है। अब एनायन में जब हम गए तो एनायन के अंदर देखो लिगेंड क्या है, Cn माइनस, तो एनायनिक लिगेंड है, तो वी राइट हेक्सा साइनाइडो। 6 लिगेंड है तो हेक्सा यूज किया, लिगेंड एनायनिक है तो साइनाइडो यूज किया। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, आयरन। ठीक है, तो मैंने बोला ग्रीक या लैटिन नेम लिखना होता है तो फेरम, और ये पार्ट ऑफ एनायन है तो 8 सफिक्स जोड़ेंगे तो फेरेट, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज +2, तो रोमन में ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। समझ आया? सीक्वेंस दिमाग में सेट करनी है, पहले कैटायन फिर एनायन। तो अब यहाँ पे देखो, ये पहले कैटायन पोटेशियम, उसके बाद एनायन। अब एनायन चूंकि कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें सबसे पहले लिगेंड, तो सबसे पहले स्टेप में देखो लिगेंड, फिर सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड में एनायनिक लिगेंड था इसलिए O सफिक्स लगाया, 6 लिगेंड थे इसलिए हेक्सा लिखा। कैटायन जो है वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है तो इसलिए फेरेट कराया, 8 सफिक्स लगाया, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। अब आप पूरे रूल ऊपर से रिलेट करते हो लाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिगेंड्स लिखा हुआ है, ये सेंट्रल मेटल एटम लिखा है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। लिगेंड्स में O सफिक्स क्यों लगाया, क्योंकि एनायनिक पार्ट है। फेरेट में ATE क्यों जोड़ा, क्योंकि ये कैटायन का पार्ट है, सॉरी एनायन का पार्ट है। ठीक है,
एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ की। अभी आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा, या पहले आप एनसीईआरटी के सारे सवाल कर डालो, सबसे बढ़िया काम तो यही है पहले। तो CuNH3 होल 4 SO4, इसको आयनाइज करके लिखेंगे तो दिस इज CuNH3 होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो देखो अब सेंट्रल एटम कैटायन का पार्ट है, तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन ही कैटायन ही है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन है तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड क्या है, अमोनिया अमाइन, 4 लिगेंड है तो टेट्रा अमाइन, तो टेट्रा अमाइन AMMINE टेट्रा अमाइन। फिर क्यूप्रम ऑक्सीजन स्टेट 2, अब यहाँ क्यूपरेट नहीं करेंगे क्योंकि कैटायन का पार्ट है, और उसके बाद एनाइन दैट इज सल्फेट, तो टेट्रामाइन क्यूप्रम 2 सल्फेट, इसका आपका IUPAC नेम हो गया। समझ आई बात?